नमस्कार। आज की कहानी नागपुर के रहने वाले राजन की है। राजन एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता है और एक बार उसे अपनी कंपनी के काम की वजह से नोएडा जाना पड़ा। अब राजन एक जवान लड़का है और अभी तक कुंवारा है, तो जाहिर सी बात है कि लड़कियों से दोस्ती करने के ख्वाब उसके भी मन में चलते हैं। बस के अंदर ही एक लड़की दिखाई देती है जिसे वह पहली बार देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है और मन ही मन उससे मोहब्बत करने लगता है। राजन ऑफिस के काम में लगने के बाद भी बस में मिली उस लड़की के ख्वाबों से पीछा नहीं छोड़ा पा रहा था और उसके पीछे जाते जाते वह एक ऐसी जगह पर जाकर फंस जाता है जहाँ पर उसके सामने एक इतनी बड़ी सच्चाई खुलती है कि उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो चलिए अब आगे की स्टोरी राजन के द्वारा सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजन। जब मैं बस में बैठकर नोएडा जा रहा था तो वह मुझे बस में मिली। खाली पड़ी बस में कुछ इक्का दुक्का लोग ही होंगे। शाम का वक्त था। बस घुमावदार रोड पर लहराती हुई चल रही थी। बाहर सूरज डूब रहा था, यहाँ बस के अंदर मैं उसके इश्क में डूब रहा था। वह बेपरवाह सी कुछ सोचती हुई बैठी हुई थी। कहीं खोई हुई उसकी उदास सी आंखें न जाने क्या राज लेकर बैठी हुई थी। मैं एक तक उसको देखे जा रहा था। देखने में वह पहाड़ी नहीं लग रही थी। सच बताऊं तो मैं उसकी खूबसूरती में एकदम खो गया था। अचानक से वह मेरी ओर पलटी और मैं सक पका गया। मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और फिर उसने आंखों में उदासी भर ली, जैसे किसी मजबूरी की वजह से मुस्कुरा नहीं पा रही हो। फिर कुछ देर तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूरज डूब चुका था और बस में भी अंधेरा होने लगा था। तभी अचानक से बस झटका खाकर रुकी। वह उठी और एक नज़र मेरी तरफ मारते हुए तेज़ी से बस से उतर गई। वहाँ कोई बस स्टैंड भी नहीं था और आसपास कोई आबादी भी नहीं थी, फिर भी बीच में क्यों बस रोकी? ये सवाल मेरे दिमाग में कौ ही रहा था। तभी कंडक्टर बोला, कितनी बार बोला है बस सही करा लो, रोज़ अटक कर रुक जाती है। ड्राइवर ने कहा, बस तो सही है पर यहाँ ऊंचाई ज़्यादा है तो यहाँ आकर अटक जाती है। पुरानी बस है ना तो लौट नहीं ले पाती। फिर वह हंसा। कंडक्टर ने घुड़की देते हुए कहा, कभी कभी तो हमें ये भूत प्रेत का चक्कर लगता है, ससुरी इसी जगह आकर अटक जाती है। ड्राइवर ने कहा, अच्छा कम बातें बनाओ, शाम का टाइम है, लाइट जला लो और ऊपर वाले का नाम ले लो, वरना भूत भूत करोगे तो सच में आकर चपट जाएगा। बस चढ़ाई पर धीरे धीरे चढ़ रही थी। मेरी नज़र उस लड़की पर थी, पर कान उन दोनों की बातों पर धीरे धीरे वह मेरी नज़रों से ओझल होती जा रही थी और मैं उसको देखे ही जा रहा था। फिर अचानक से वो पलटी, मेरी तरफ देखा और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। मैं अपनी सीट छोड़कर आगे की सीट पर आकर बैठ गया और कंडक्टर से बात करने लगा। मैंने कहा, और कितना टाइम लगेगा? कंडक्टर ने जवाब दिया, बस पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा, अभी कौन सी जगह थी जहां थोड़ी देर पहले बस रोकी थी? कंडक्टर ने कहा, बस तो सीधे बस स्टैंड से चलकर बस स्टैंड पर ही रुकती है। मैंने याद दिलाते हुए कहा, अरे अभी 5 मिनट पहले जब वह लड़की उतरी थी। कंडक्टर ने चौकन्ने होकर कहा, कौन सी लड़की? हमने कोई बस नहीं रोकी, वह तो बस वहाँ जाकर अपने आप अटक जाती है, ऊंचाई पर लौट नहीं ले पाती। वहाँ तो हमसे कोई कहे तो भी बस ना रोके। वहाँ पास ही कब्रिस्तान का रास्ता जो है। वैसे तुमने कौन सी लड़की देख ली? भैया शाम को ही लगा ली क्या? यह कहकर दोनों ढाका मारकर अजीब सी हंसी हंसने लगे। मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। मुझे लग रहा था दोनों मस्ती के मूड में है जो मुझसे मस्करी कर रहे हैं। मैं बस स्टैंड पर उतरा और रिक्शा करके होटल की ओर चल दिया। एक तरफ तो मेरे में उस लड़की की प्यारी सूरत आंखों में घूम रही थी, दूसरी ओर उन दोनों की बात दिमाग में घूम रही थी। मैंने अपने प्यार पर यकीन करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और उसकी मीठी मीठी यादों में खो गया। थोड़ी देर बाद में होटल आ गया। तभी उस रिक्शे वाले की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। सर कहाँ खो गए सर? सच बताऊं तो उतने से टाइम में मैं अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ एक रोमांटिक डांस तो कर ही चुका था। अब क्या करूं? मैं भी तो इंसान ही हूं ना। कुछ सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। रिक्शे वाला मुझे देखकर ऐसे चकित हो रहा था जैसे मैं कोई पागल हूं जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। खैर, मुझे उससे क्या करना? मुझे तो बस उससे ही मतलब था, जिसको देखने के बाद आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली फीलिंग आ रही थी, जिसके को मैं मन ही मन अपना मान चुका था। उसका आप पता तक नहीं था कि वह कौन थी। ऊपर की जेब में पहले से पड़े हुए रुपयों से मैंने रिक्शा का किराया चुकाया और बाकी के पैसे उसे रखने को बोला और होटल की ओर चल दिया। मैंने अपने होटल रूम में शिफ्ट किया। मुझे काफ़ी थकान हो गई थी तो मैंने नहाने का फ़ैसला किया। हालांकि थोड़ी ठंड थी पर मैं नहाने चला गया।
नहाते वक्त भी बस मुझे बार बार उसका ही ख्याल आ रहा था और आंखों के सामने उसकी उदास आंखें बार बार दस्तक दे रही थीं। पता नहीं क्या था, उसकी आंखों में ना जाने क्या कहना चाहती थी। नहाकर सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए। कमरे में चाय पीने की जगह मैंने रेस्तरां जाना ज़्यादा सही समझा। मैं थोड़ा मिलनसार आदमी हूँ और लोगों से बातचीत करने में यकीन रखता हूँ। नई जगह, नए लोग और नए मुझे बहुत पसंद है। इन सब में आपको ये तो बताना भूल ही गया कि मैं यहाँ कंपनी के एक प्रोजेक्ट की वजह से आया हुआ था और अब भी फ़िलहाल तो मुझे यहाँ लंबे समय तक रुकने के निर्देश थे। खैर, मैं नीचे रेस्टोरेंट में पहुँच गया और चाय का ऑर्डर दे दिया। रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो मैं वहाँ फ्री बैठे वेटर से मूड मारने लग गया। बातों बातों में उसने बताया कि बस स्टैंड यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। रिक्शा वाला अपना बिल बनाने के लिए ही आपको घुमा कर लाया था। मैंने मन ही मन उस रिक्शा वाले को गाली दी, पर फिर सोचा कि चलो अच्छा है, उसकी वजह से ही मैं सपने में ही सही अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ रोमांटिक डांस तो कर पाया। थोड़ा पॉजिटिव सोच का इंसान हूँ मैं, हर चीज़ में अच्छाई ढूंढने लगता हूँ। चाय का बिल पे करने के लिए मैंने पर्स निकालने के लिए जेब में हाथ दिया तो पैरों के नीचे नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसी आज के उस युवा की हो जाती है जो रात को तकिए के नीचे मोबाइल रखकर सोया होता है और सुबह आंख खुलने पर मोबाइल अपनी जगह पर नहीं मिलता। खैर, मेरा पर्स मुझे छोड़कर जा चुका था। उसमें सब ज़रूरी चीज़ें थीं, मेरा आधार कार्ड, मेरे एटीएम और कुछ कागज़। मैंने जेब में पड़े खुले पैसों से चाय का बिल चुकाया। मेरे लिए पर्स का मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं होटल के अंदर जिस रास्ते से आया था उसको नज़र मारते हुए वापस रूम तक जा पहुंचा, पर सब जगह देखने पर भी वहाँ पर्स नहीं मिला। पर्स इस कदर नाराज़ था जैसे कोई रूठी हुई प्रेमिका नाराज़ होकर साथ छोड़ देती है। जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अब संभावना थी कि या तो उस रिक्शा में गिरा हो या उस बस में। रिक्शा में मिलना तो नामुमकिन ही था। सोचा बस में ही देख लिया जाए, किस्मत से मिल जाए। बाहर निकल कर देखा तो इक्का दुक्का रिक्शा खड़े थे। पता नहीं इतनी जल्दी होने के बावजूद क्यों मैंने पैदल जाना सही समझा। शायद मैं वहाँ के रास्ते से वाकिफ़ होना चाहता था। वहाँ किसी से रास्ता पूछकर मैं रास्ते पर नज़र डालता हुआ बस स्टैंड की ओर जाने लगा। बस स्टैंड पहुँचने में मुश्किल से 10 मिनट लगे। मैंने उस रिक्शा वाले को मन ही मन शुक्रिया कहा जिसकी वजह से मैं रोमांटिक डांस कर सका। कोई और रिक्शा वाला होता तो 5 मिनट में लाकर रख देता, पर उस नेक इंसान ने मुझे बस स्टैंड से होटल पहुंचाने में पूरे 20 मिनट लगाए। ऐसे ही भले लोगों पर ही तो ये पृथ्वी टिकी हुई है। खैर, बस स्टैंड ज़्यादा बड़ा नहीं था और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं हो रही थी। आधे से ज़्यादा एरिया में अंधेरा था और बस लाइन से लगी हुई थी। मैं अपनी बस को ढूंढने लगा। ऊपर वाले का शुक्रिया कि बस मिल गई। बस के गेट के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था, सो रहा था मेरी आहट से। उसकी नींद खुल गई। उसने मेरी ओर देखा और देखकर फिर से सो गया, जैसे मेरे आने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो पहले से खुला हुआ था। मोबाइल की लाइट जलाई और अंदर जाकर देखने लगा। वहाँ उसी सीट के नीचे मेरा पर्स पड़ा हुआ था जब मैंने सीट बदली थी। शायद तभी गिर गया होगा। मैंने तुरंत उठा लिया। सब कुछ सुरक्षित था। मेरे मुंह से निकला थैंक्स गॉड, और मैंने बस वालों को भी मन ही मन थैंक्स कर दिया कि उन्होंने बस की सफाई नहीं की थी। मैं वहाँ से निकलने को ही था। पता नहीं कहाँ से उस सीट को एक बार निहारने का ख्याल आ गया। दिल तो पागल है ना। मैंने उस सीट पर लाइट मारी तो मुझे वहाँ कुछ पड़ा हुआ नज़र आया। मैंने पास जाकर ध्यान से देखा तो एक रुमाल नज़र आया। मैंने तुरंत उठा लिया। उसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस वक्त मैं खुद को किसी कहानी का जासूस समझ रहा था जिसके हाथ कोई बड़ा सबूत लग गया हो। बस से बाहर निकल कर आया तो वह कुत्ता, जिसको अब तक मुझसे कोई मतलब नहीं था, अब मुझ पर भौंकने लगा और बार बार भौंक रहा था। मैंने सोचा अजीब कुत्ता है, जब रोकना था तब रोका नहीं, और अब ऐसे रोक रहा है जैसे चोरी के बाद अपना हिस्सा मांग रहा हो। वह भौंकते भौंकते मुझे मैन गेट तक छोड़ने आया। खैर, वहाँ से निकलकर मैं वापस अपने होटल रूम में आ गया और वही रूम में ही खाना मंगा लिया। यात्रा की थकान हो गई थी तो मैं गहरी नींद में सो गया। रात के वक्त नींद में मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कमरे में आया और आकर चला गया। गहरी नींद में था तो मुझे लगा शायद कोई सपना देखा है, हो सकता है मेरा भ्रम हो, पर सुबह उठकर देखा तो मैं होटल में था तो कोई कैसे अंदर आ सकता है। थकान भरी गहरी नींद में कभी कभी ऐसा हो जाता है तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
नहा धोकर तैयार हुआ तो रात वाले रुमाल का ख्याल आ गया। रात में टेबल पर ही तो रखा था। यहाँ वहाँ कपड़ों में, तकिए के नीचे, सब जगह खोज मारा पर कहीं नहीं मिला। मैं परेशान हो गया। मेरे पहले प्यार की पहली निशानी कहीं खो गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया। एक रुमाल संभाल कर नहीं रख सकता, मोहब्बत क्या खाक करूँगा। उस होटल में 3 रूम पर एक वेटर यानी केयर टेकर लगा हुआ था। मैंने रिसेप्शन पर कॉल करके उसको ऊपर बुलाया और पूछा, कोई मेरे रूम में आया था क्या? उसने कहा, सर रूम अंदर से लॉक रहता है, ऐसे कोई अंदर नहीं आ सकता। उसने पूछा, कुछ हुआ है क्या? कुछ सामान चोरी हुआ क्या? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ। वह रात के खाने की प्लेट्स उठाने लगा। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे कोलों पर पड़ी और वह आश्चर्यचकित होकर बोला, साहब ये आपने रखे हैं? यहाँ मैंने देखा तो वहाँ कुछ कोयले पड़े हुए थे। आश्चर्य की बात है, रुमाल देखने की जल्दबाजी में मेरी नज़र कैसे नहीं पड़ी। टेबल पर कोयले बिखरे पड़े थे जैसे अध जले हों। वह वेटर उनको देखकर सकपका गया और सिर्फ प्लेट लेकर चला गया। मुझे वेटर का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उससे भी अजीब ये लगा कि यह कोयले मेरे रूम में कहाँ से आ गए, और उससे भी अजीब, जब रूम अंदर से बंद था तो रुमाल कहाँ गायब हो गया। सब सामान सही रखा हुआ था तो सिर्फ क्या कोई रुमाल लेने क्यों आएगा? मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता था। मुझे स्टाफ पर ही शक हो रहा था कि कोई मुझे नींद में समझ कर आया है और जल्दबाजी में कुछ हाथ नहीं लगा तो रुमाल ही ले गया। मेरी एक गंदी आदत थी कि किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊं तो उसको सुलझा कर ही दम लेता हूं। मैं होटल के रेस्टोरेंट में गया तो वह वेटर भी वहाँ सर्व कर रहा था। मैंने उसको इशारे से बुलाया। वह आया और बोला, क्या हुआ साहब? मैंने पूछा, तू वह कोयले क्यों नहीं उठा कर लाया? वह सकपका गया और बोला, मैं बोलता हूँ किसी को वह उठा लेगा। मैंने थोड़ा सख्ती से पूछा, तूने क्यों नहीं उठाए और तू घबरा क्यों गया था? बोल, तू ही आया था ना रात को रूम में? वो बोला, नहीं साहब, आपके कमरे में रात को कोई चुड़ैल आई थी। हो सकता है उसका कोई सामान गलती से आपके पास आ गया हो जिसको वह लेने आई हो। आपकी किस्मत अच्छी है साहब, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता कि रात को मेरे कमरे में चुड़ैल आई थी? तो वह आंखें घोल करके बोला, यहाँ बच्चा बच्चा जानता है साहब, चुड़ैल जहाँ जाती है वहाँ अपनी निशानी छोड़ जाती है। वह जले हुए कोयले उसकी निशानी है। आपके रूम से क्या गया है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, गैलरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना? मुझे उसकी फुटेज दिखा, वरना मैं मैनेजर से तेरी शिकायत करता हूँ। ये सुनकर वह घबरा गया और इस बात के लिए राज़ी हो गया। साहब मेरी शिकायत मत करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वो मुझे सीसीटीवी के मॉनिटर रूम में ले गया। वहाँ मौजूद आदमी ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। पूरी फुटेज में कहीं कुछ मेरे मतलब का नहीं था, सिवाय एक दृश्य के। वह कैमरा मेरे रूम को पूरी तरह कवर नहीं कर रहा था, उसमें थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और कुछ मिनट बाद बंद हो गया। ना ही कोई अंदर गया और ना ही कोई बाहर आया। मेरे लिए यह अजीब अनुभव था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने उस डिंग को दोबारा देखना चाहा और उसको झूम करके देखा तो मुझे कुछ नज़र आया। मैंने और रूम किया तो पिक्सल फटने लगे, पर जो नज़र आया वह किसी जीत से कम नहीं था। वह किसी की परछाई थी, शायद किसी लड़की की। अगर मैं कैमरा झूम नहीं करता तो शायद मैं वह नहीं देख पाता। मुझे कुछ दिख गया है। मैंने ये बात उस वेटर और ऑपरेटर को नहीं बताई। एक बात तो पता चल गई थी कि कोई मेरे रूम में आया था और पक्का का नहीं था, पर वह शायद कोई लड़की थी। फिर मैंने अपनी हाथ घड़ी पर नज़र डाली तो समय देखकर मुझे ध्यान आया, जिस काम से मैं यहाँ आया हूँ उसका तो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं। बाहर से रिक्शा पकड़कर मैं कंपनी के ऑफिस चला गया। वहाँ दिन भर मीटिंग्स का द्वार चला, पर मेरा सारा ध्यान कल रात की उस घटना पर ही था। ऑफिस से शाम 4 बजे फ्री हो गया और वापस जाने लगा। दिमाग सारी कड़ियों को जोड़ने में लगा था। अगर वो रुमाल उसका था तो वह रात में लेने क्यों आई? उसको पता कैसे चला कि रुमाल मेरे पास है? ऐसा क्या था इस रुमाल में? इस पूरे झमेले में दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। करीब 15 मिनट बाद में होटल पहुंच गया। रूम में पहुंचा और चाय का ऑर्डर दिया। वह कोयले अभी भी वहीं पड़े हुए थे। पता नहीं क्या सोचकर मैंने उन्हें अपनी पेंट की जेब में डाल लिया। चाय पीकर दिन भर की थकान मिटाई। समय देखा तो शाम के 5 बजे गए थे। दिमाग में आया थोड़ी ताज़ी ठंडी हवा खाई जाए। सूरज डूबने लगा था। मैं होटल के बाहर आया और किसी से कब्रिस्तान का रास्ता पूछकर पैदल ही निकल लिया।
आसपास का पहाड़ी रास्ता मनमोहक लग रहा था। पता नहीं पहाड़ों से मुझे क्या लगाव है। जब भी मौका मिलता है खींचा चला आता हूँ। कभी कभी तो मुझे महसूस होता है कि पिछले जन्म में कहीं मैं भी किसी पहाड़ी एरिया में पैदा हुआ था। टहलते टोते वहाँ कब पहुँच गया पता भी नहीं चला। वह रोड के किनारे खड़ा हो गया। चारों ओर अजीब सी शांति छाई हुई थी। दूर दूर तक बस पहाड़ ही पहाड़ मन को सुकून दे रहे थे। वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, कब्रिस्तान। इधर बोर्ड से ज़रा सा आगे चलकर कब्रिस्तान बना हुआ था। इतना दूर था कि आप आंखों से देख सके। पता नहीं क्या सूझा मुझे। मैंने जेब में हाथ डालकर उसको मन ही मन यह किया। अंधेरा हो गया था पर पास ही लगे पोल पर लगे बल्ब से हल्की सी रोशनी हो रही थी और वहीं पास के एक पत्थर पर बैठ गया। तभी अचानक क्या देखता हूँ कि रोड के सामने से कोई साया मेरी ओर ही चला आ रहा था और मेरे से थोड़ी दूर सामने आकर रुक गया। इतना दूर कि अंधेरे के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मैं हीरो बनकर कब्रिस्तान आ तो गया, अगर बाय चांस कोई भूत प्रेत पीछे से आ गया तो क्या होगा। यह अच्छा था, वह साया सामने से आ रहा था। वह साया मेरे इतने नज़दीक आ गया कि मैं उसको देख सकता था। मैं उसकी तरफ बस देखता रह गया। वह मेरे सामने खड़ी हुई थी, मेरे सपनों की सुंदरी। मुझे एक तक निहारता देख उसने मुझे टोका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मेरी चोरी एक बार फिर से पकड़ी गई थी, पर खुशी इस बात की थी उसने मुझे पहचान लिया था। जी वो मैं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने मेरी ओर देखकर कहा, बस ऐसे ही तो, इस समय तो यहाँ कोई नहीं आता। मैंने सोचा डायरेक्ट बात कर लेना ज़्यादा अच्छा है। मैंने आत्मविश्वास से कहा, जी वो मैं आपकी तलाश में यहाँ आया था। उसने आश्चर्य से कहा, मेरी तलाश में क्यों। मैंने शर्माते हुए कहा, आप बुरा ना माने तो कह दूँ। और उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना मैंने कहना शुरू कर दिया, वो ना उस दिन से जब से आपको देखा है तो रात को नींद नहीं है, दिन में चैन नहीं है। बस आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ और आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ चला आया। उसके चेहरे पर शर्म की एक लाली सी छा गई जो अंधेरा होने के बावजूद मुझे नज़र आ रही थी। वह मेरी बात पर हल्के से मुस्कुराई और फिर उसकी आंखों में वही उदासी छा गई। उसने कहा, देखने में तो बड़े शरीफ और मासूम लगते हो। अच्छा लगता है क्या कि लड़की को घूरना और उसका पीछा करना। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम अपने लिए कोई और ढूंढो। मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी के लिए। इतना कहकर वहाँ से वह कब्रिस्तान के अंदर जाने लगी। मैंने पूछा, यहाँ कहाँ जा रही हो। मेरी ओर हंसकर देखा और बोली, घर। और कहाँ। उसकी स्माइल देखकर एक बार को दिल डर से ढक्कन में है। अचानक से वहाँ पोल पर लगा वहाँ नाम मात्र का बल्ब अपने आप बुझ गया। शायद लाइट चली गई थी और कुछ 10 सेकंड बाद ही बल्ब जल गया, पर वह अपनी जगह नहीं थी। मैंने उसको आवाज़ दी पर मेरी आवाज़ का कोई जवाब नहीं आया। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। डर तो लग ही रहा था और अंधेरा भी हो गया था। मैंने उस वक्त वापस जाना ही ठीक समझा। मैं होटल तो वापस आ गया था पर मन उसी सब में अटका हुआ था। अगर वह भूत थी तो इंसानों जैसे बात क्यों कर रही थी, और इंसान थी तो वहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रही थी। अगर मैं उसको पसंद नहीं था तो उसने मुझे पहचान कैसे लिया और मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया। पर उसने मुझे दूर रहने की धमकी या सलाह जो भी समझो दे दी थी। उसकी आंखें जो कह रही थी वह कुछ और था और उसकी ज़ुबान कुछ और कह रही थी। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वह मुझसे प्यार नहीं करती, पर उसकी आंखों की उदास कुछ और ही बयां कर रही थी। कुछ तो बड़ी गड़बड़ थी। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे प्यार की दूसरी निशानी वे कोयले अब तक मेरी जेब में थे। मैं इन सब में उसका नाम पूछना भी भूल गया। तो रुमाल और कोयले की बात कहाँ से पूछता। लोगों के प्यार की निशानी गुलाब का फूल होता है और हमारी किस्मत में कोयले, उसका मासूम चेहरा और आँखों में उदासी बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे कि शायद वह किसी मुसीबत में है। पर दिमाग कह रहा था कि यह आशिकी कहीं किसी बड़ी मुसीबत में ना डाल दे। फिर मन में आया कि प्यार किया तो डरना क्या, अब जो भी होगा देखा जाएगा। सच बताऊं तो किसी के लिए इतना पागल हो जाऊंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे इस बात की चिंता भी सता रही थी, अगर वह सच में भूत निकली तो क्या होगा। मैं तो कैसे भी मैनेज कर लूँगा, पर फैमिली कैसे एडजस्ट करेगी। फिर मुझे खुद अपनी सोच पर हंसी आ गई। छाया कैसा इश्क का ये शुरू है ना, जज्बातों पर काबू ना धड़कनों पर जोर है। खैर मैंने अपनी सोच को विराम दिया और नीचे डिनर करने रेस्टोरेंट में चला गया। वहाँ वही वेटर मुझे देखकर खुद आ गया, मुझसे आकर ऑर्डर लिया। डिनर के बाद जब मेन बिल पे कर रहा था तो वह आकर बोला, सर कुछ पता चला क्या। मैंने उसको घूर कर देखा तो वह सक पका गया।
और बोला, सर मैं तो बस आपके लिए परेशान था इसलिए पूछा। मैंने सोचा चलो कोई तो परेशान है मेरे लिए, और हम जिसके लिए परेशान हैं उसको कोई खबर ही नहीं। मैंने उसको इशारे से सीसीटीवी रूम की ओर आने को कहा। सीसीटीवी रूम में पहुंचकर मॉनिटर पर मैंने उसको कुछ दिखाया तो उसकी आंखें फैल गई। मैंने पूछा, पहचानते हो इसको? उसके माथे पर पसीना आ गया और बोला, इसमें साफ साफ तो नहीं दिख रहा, पर मैं अगर सही हूँ तो ये वही है। मैंने पूछा कौन? उसने बोला, सर आप किसी को बोलना मत, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ये लड़की इसी होटल में काम करती थी, नायरा नाम था उसका, और इसने रूम नंबर 203 में फांसी लगा ली थी। आज तक किसी को कुछ पता नहीं लगा कि क्या हुआ था 2003। मतलब मेरे बगल वाला रूम मेरे हलक में थूक अटक गया। वह आगे बोलने लगा, सर इसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है, और शुरुआत के दिनों में इसकी हलचल कई बार महसूस हुई थी, इसलिए उस रूम को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। पिछले 2 साल से ऐसी कोई घटना नहीं हुई, पर अचानक से आपके कमरे में आना और कोयले छोड़ जाना कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उस वेटर से पूछा, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई तस्वीर है? तो उसका साथी कंप्यूटर में पड़ी पुरानी तस्वीरें मुझे दिखाने लगा। उसकी तस्वीर उसने मुझे दिखाई तो मेरी आंखें फटकर बाहर आने की में हो गई। तो नायरा नाम है उसका, तो क्या मैं एक आत्मा से मिलकर आया हूँ? क्या मैं एक आत्मा से प्यार करता हूँ? सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मोहब्बत के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। मेरी वही हालत हो रही थी, आसमान से गिरे खजूर में अटके। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वेटर ने मुझे इस तरह परेशान देखा तो बोला, क्या हुआ सर, आपको डर लग रहा है क्या? मैंने गुस्से में घूर कर उसकी ओर देखा तो वह बोला, घबराओ मत सर, वह बहुत अच्छी लड़की थी, आज तक किसी का बुरा नहीं किया। ज़रूर आपने उसकी किसी चीज़ को डिस्टर्ब किया होगा, वरना वह आपके रूम में नहीं आती। फिर आंखें खोल करके बोला, वैसे भूत प्रेत का क्या भरोसा, कब क्या कर दे। मैंने मन में सोचा कि अब उसको क्या बताऊं। डर मुझे भूत प्रेत का नहीं, मेरे फ्यूचर बर्बाद होने का है। पहली बार कोई लड़की पसंद आई और वह भी भूत निकली। मैं तो उससे भी शादी करने को तैयार था, पर लोगों का क्या करूँगा, उनको तो भूत दिखाई नहीं देगा। वह तो ये समझेंगे कि मैं हवा से बात कर रहा हूँ, मुझको पागल समझेंगे। खैर, पागलों वाली हरकत तो मैं कर ही चुका था, तो इस विषय में सोचना बेमानी था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे इतनी गहरी मुद्रा में सोचता देख वो वेटर बड़ी मासूमियत से, वो सर परेशान मत होइए, ज़्यादा सोचोगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, और दिमाग ख़राब हुआ तो आपका संगीत फुटुरेक्स से कहा, इसको फ्यूचर बोलते हैं। वह सक पका कर बोला, जी सर। वही फिर जासूसी मुद्रा में आँख चलाकर बोला, सर एक बात कहे, अगर आप नाराज़ ना हो तो। मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहा, क्या मैं तुम्हें स्वभाव से गुस्सैल लगता हूँ? उसने बड़े सहज भाव से जवाब दिया, लगते तो नहीं हो सर, पर जब से आपके साथ वह घटना हुई है तब से आपका संगीत नटुरेक्स आ गया। मैंने कहा, उसको नेचर बोलते हैं। कोई कहकर मर गया था क्या कि नहीं आ तो भी अंग्रेज़ी बोलो। मुझे गुस्से में देखकर और मेरी बात सुनकर वह वहाँ से चुपचाप खिसक गया। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगा। इसके साथ 1-2 दिन और बात की तो सच में मेरा फुटुरेक्स किया। आँखों में नींद नहीं थी, फिर भी आँखों को बंद करके लेट गया। लगभग 1 घंटे बाद मैं उठा और रूम में चक्कर करने लगा। फिर ना जाने क्या सूझा। मैंने रूम का डोर खोला और बाहर गैलरी में देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। मैंने गैलरी में चहलकदमी करना शुरू कर दिया। अचानक से मेरी नज़र रूम नंबर 203 पर गई। मन में अचानक से कौतूहल सा जाग गया। मैं कुछ सोचकर रूम की ओर गया और की होल से झांकने की कोशिश की कि होल में अंधेरा सा नज़र आया। मैंने जैसे ही दरवाजे के ऊपर हाथ रखा तो दरवाज़ा झर की आवाज़ के साथ अपने आप खुलता चला गया। कमरे में अंधेरा था। चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हुए थे जो मेरे शरीर से टकरा रहे थे। मैंने मोबाइल की लाइट कमरे में स्विच बोर्ड देखने के लिए डाली। जैसे ही स्विच ऑन किया तो सामने का दृश्य देखकर मेरी घी बन गई। नायरा सामने के पंखे पर फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी फांसी लगाई हूँ। मैंने उसकी तरफ नज़र भर कर देखा। अभी उम्र ही क्या थी, ऐसा क्या था जो ज़रा भी इंतज़ार नहीं कर सकी। मैं उसको देख ही रहा था। अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अचानक से वहाँ अंधेरा छा गया। मैं वहाँ से भागा। किसी ने पैर पकड़कर मुझे दरवाजे के अंदर खींचने की कोशिश की। मैं गिर पड़ा। मैं वहाँ से भागा और अपने रूम के अंदर जाकर बेड पर लेट गया और खुद को एक चादर के अंदर समेट लिया। मैं गहरी गहरी सांस लेकर अपने आप को शायद करने की कोशिश करने लगा।
तभी मेरे सीने में जकड़न सी होने लगी, हाथ पैर में लकवा सा मार गया। मेरे चेहरे के अलावा पूरा शरीर एकदम जड़त हो गया था। अचानक मुझे मेरी छाती पर वज़न महसूस होने लगा। मैंने धीरे से आंखें खोली तो मेरी सांस अटक गई है क्या। वो मेरे सीने के ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी। उसकी आंखें अंगारे सी लाल हो रही थीं। उसके हाथों पर एस्फेसी परत जमी हुई थी। नाखून ऐसे थे जैसे बरसों से कांटे नहीं हों। उसने मेरे गले पर अपने दोनों हाथ रख लिए और धीरे धीरे मेरा गला दबा दिया। मेरी सांस बंद हो रही थी। उसने अट्टाहस के साथ पूछा, तू कौन है? बस स्टैंड क्यों गया? वह रुमाल तूने क्यों उठाया? क्या चाहता है? तू यहाँ क्यों आया है तू? मैंने मन ही मन कहा, गला छोड़े तो कुछ बोलूं। उसने मेरा गला और तेजी से दबाना शुरू कर दिया। तभी उस वेटर ने मुझे आवाज़ लगाई, ये क्या कर रहे हो सर जी? मैं पसीने पसीने था। मैंने देखा मेरी छाती पर एक तकिया रखा हुआ था और मैं अपने हाथों से ही अपना गला दबा रहा था। उसने मुझे पानी दिया। मेरी सांस में सांस आई। मैंने उससे पूछा, तुम कमरे के अंदर कैसे आए? वह बोला, मैं गैलरी से होकर निकल रहा था तो आपकी आवाज़ सुनी। आप कमरे के अंदर चिल्ला रहे थे। मैंने दरवाजे पर नॉक भी किया पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं तुरंत भागकर नीचे गया और रूम की चाबी लेकर आया। रूम खोल कर देखा तो आप नींद में खुद से ही अपना गला दबा रहे थे। ऐसा क्या सपना देख लिया सर जी? मैंने उसकी तरफ धन्यवाद भरी नज़रों से देखा और मन ही मन सोचा, आज ये सही टाइम पर ना आता तो सच में मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाता। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और एक सवाल दाग दिया, तुम्हारे पास रूम नंबर 203 की चाबी भी होगी ना? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया हो। वह बोला, नहीं सर, अब की बार माफ़ कीजिए, आप मुझे इस होटल से निकलवा कर ही मानेंगे। मैंने पर्स से एक 500 का नोट निकाल कर उसकी जेब में रखा और कहा, तुम पर कोई आफत नहीं आने दूंगा। मैं आदत से मजबूर था, चाहे कितनी भी आफत आ जाए, जब तक बात की तह तक ना पहुंच जाऊं मुझे चैन नहीं पड़ता। सुबह के 4 बज चुके थे। उस वेटर की सलाह पर ही मैं 4 बजे उस रूम में जा रहा था। उसके अनुसार सुबह के 4 बजे भूतों की शक्ति कम हो जाती है। मैंने रूम खोला। अंदर मकड़ी के जाले लगे हुए थे जो मेरे चेहरे से टकरा रहे थे। मैंने मोबाइल की लाइट जलाई और स्विच बोर्ड से लाइट ऑन की कमरे में अजीब सी शांति थी। मैंने छत की ओर देखा तो वो पंखा लटक रहा था। अचानक मेरी नज़र वहाँ की दीवारों पर पड़ी। उन दीवारों पर अजीब अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। अजीब अजीब सी डरावनी किसी राक्षस की जैसी तस्वीर बनी हुई थी। वहाँ लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, ये मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने मोबाइल से दीवार पर बनी सभी चीज़ों का फ़ोटो खींच लिया और कमरे से बाहर आ गया। मामला अब भी मेरी समझ से बाहर था। बस इतना समझ आ रहा था कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ थी। सुबह नहा धोकर मैं उस वेटर के पास गया और बोला, मुझे नायरा की कब्र पर ले चलो। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने सुबह सुबह ही लगा ली हूँ। पहले तो उसके चेहरे पर ना के भाव आए, पर फिर ना जाने क्या सोचकर वह राज़ी हो गया। वह मुझे उसी कब्रिस्तान में ले गया जहाँ मैं पहले भी जा चुका था। उसने मुझे नायरा की कब्र के आगे लाकर खड़ा कर दिया। मैंने वहाँ उसकी कब्र पर देखा। लिखा हुआ था, नायरा परेरा, जन्म 20 मार्च 1989, मृत्यु 20 मार्च 1916। उसकी कब्र पर फूल चढ़े हुए थे। देखकर लग रहा था कल के चढ़े हुए फूल थे। मेरे दिमाग की नसें ढीली हो गई थीं। कुछ भी समझ के बाहर था क्या? वह रोज़ खुद की कब्र पर फूल चढ़ा रही है या कोई और चढ़ाने आता है? कब्रिस्तान उसका घर, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं कब्रिस्तान से बाहर आ गया। वो वेटर मेरी ओर देखकर बोला, सर पुराना माने तो एक बात पूछें। मैंने उसकी तरफ देखा और इशारे से पूछा। क्या उसने आंखें खोल करके पूछा। मुझे शक है कहीं आप पुलिस वाले तो नहीं हो। मैं उसकी ओर देखता रह गया। मैंने सोचा ये इंसान है क्या चीज़, जब देखो अजीब गरीब बातें। कभी नटुरेक्स। मैंने उसको देखा और उससे पूछा, मैं तुम्हें किसी एंगल से पुलिस वाला लगता हूँ क्या? वह मुझे ऊपर से नीचे स्कैन करके बोला, लगते तो नहीं हो। मैंने कहा। फिर वह पलक झपका कर बोला, आप केस की तहकीकात इस तरह कर रहे थे, मुझे लगा शायद हो। मैंने आंखें घुमाकर कहा, मुझे भी एक शक है, कहीं तुम पिछले जन्म में जासूस तो नहीं थे? तो हंस कर बोला, क्या साहब आप भी ना मजाक करते हो? मैंने भौएं उचकाकर जवाब दिया, शुरू किसने किया था? तो उसने जवाब में खीं से निपोड़ दी, यहाँ दिमाग की बत्ती बुझ गई है और इसको कॉमेडी की पड़ी है। खैर, मैंने उसको दान दक्षिणा देकर वहाँ से रुखसत कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना इसके घर यानी कब्रिस्तान के आसपास की पड़ताल की जाए, शायद यही कोई सुराग मिल जाए। क्या करे, दिल है कि मानता नहीं। मैंने कब्रिस्तान का बारीकी से परीक्षण करना शुरू किया।
आसपास ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिससे कोई सुराग लगता। एक चीज़ मैंने महसूस की, कब्रिस्तान के अंत में बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी और वहाँ घास लगी हुई थी। वह भी आसपास की घास से थोड़ी हल्की थी, जैसे किसी घास पर रोज़ चलते हैं और रास्ता बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह मैंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया और टूटी हुई वॉल को पार करके आगे निकल गया। अच्छा खासा रास्ता था निकलने के लिए। मैं आगे बढ़ने लगा। चारों ओर हरियाली और झाड़ियाँ लगी हुई थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ एक पुराना सा मकान बना हुआ था। ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, शायद अंदर 2-3 कमरे होंगे। बाहर छोटा सा गार्डन बना हुआ था। मकान को देखकर लगता नहीं था इसमें कोई रहता भी होगा। दीवारें बेरंगी हो रखी थी। पूरे मकान पर सफ़ेद पपड़ी चिपकी हुई थी। गेट के ऊपर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। गार्डन के बाहर एक लोहे का काले रंग का छोटा गेट लगा था। गार्डन बस नाम का था, पर ना पूरे गार्डन में मनहूसियत सी छाई हुई थी, जैसे बरसों से उस ज़मीन पर पानी की एक बूंद नहीं गिरी हो। मुझे अजीब लगा, कोई अगर ना भी डाले तो भी पहाड़ी इलाकों में बारिश का पानी आ ही जाता है। पता नहीं क्या था उस घर को देखकर, अजीब सी नेगेटिव सी फीलिंग आ रही थी। मैं उस घर को देखने में खो ही गया था। तभी अचानक से किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैं अचानक हाथ रखने से डर गया। मैंने पलटक पीछे देखा तो एक बुढ़िया खड़ी हुई थी, एकदम झुकी हुई सी। वह बेत के सहारे चल रही थी। मुझे देखकर आंखों को गोल करके बोली, चला जा यहाँ से, वह तुझे मार डालेगी। यहाँ मरने क्यों चला आया है? और फिर कहकर हंसने लगी। फिर मकान की ओर उंगली करके बोली, बस सबको मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, तुझे भी नहीं छोड़ेगी। चला जा, यहाँ से भाग जा। हाँ हाँ करके अजीब सी आवाज़ में हंसने लगी। सच बताओ, मुझे भूत से ज़्यादा डर तो उस बुढ़िया की हंसी को सुनकर लग रहा था। मैंने उस बुढ़िया की ओर देखकर पूछा, कौन? अम्मा, कौन मार डालेगी? वह बोली, वह चुड़ैल जो इस घर में रहती है, वह सबको मार डालेगी, सबकी उम्र चुरा लेगी। भाग जा यहाँ से। मैंने बुढ़िया की ओर देखकर कहा, अम्मा डराओ मत, मैं पहले से डरा हुआ हूँ, मैं तो उससे मिलने आया हूँ। वैसे क्या उम्र है आपकी? बुढ़िया ने कहा, तेरे से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, पर उसने मेरी उम्र चुरा ली है, तेरी भी चुरा लेगी। भाग जा। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, अम्मा उसने दिल चुरा लिया है, उम्र भी चुरा लेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? बुढ़िया मेरी ओर घूर कर बोली, मुझसे मजाक मत कर, चला जा, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। वो तुझे छोड़ेगी नहीं, जाने क्या सूझा। मैंने एक पत्थर उठाया और पूरा हाथ घुमाकर उस घर के दरवाजे में देने ही वाला था कि पीछे पलट कर देखा तो वह बुढ़िया वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैंने कहा, अजीब ही माहौल है, यहाँ का पता नहीं लगता, इंसानों में रह रहा हूँ या भूत प्रेतों की बस्ती में। खैर वहाँ मुझे कुछ खास नहीं दिखा जिससे कुछ समझ आए। घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। याद आया, ऑफिस नाम की एक जगह भी है जहाँ मुझे जाना था। मैं वहाँ से रुखसत हो गया। ऑफिस से लगभग 4 बजे फ्री हुआ तो फिर होटल जाने का मन नहीं किया। मन अभी भी वहीं अटका हुआ था। मैं फिर से वहीं पहुँच गया, पर इस बार मेरे साथ वह वेटर नहीं था। एक तरफ तो डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो गया, मुझे तो घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। भूतों से बातचीत कर कर मेरे अंदर भी जो थोड़ा बहुत डर था वह कम हो गया था। ज़िंदगी भर के संबंध बनाने हैं तो बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, और कब तक ऐसे ही अपने होने वाले ससुराल वालों से डर डर कर ज़िंदगी काटूं, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लोग भूत हैं। इतना तो अंदाज़ लग गया था कि बेचारे बेवजह किसी से कुछ नहीं कहते। जब तक तुम उनकी ज़िंदगी में दखल ना दो वह तुमसे कुछ नहीं कहते। वह तो इतने अच्छे हैं कि पहले वार्निंग देते हैं फिर एक्शन लेते हैं। अभी सुबह की ही तो बात थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी ससुराल के सामने खड़ी होकर मेरी होने वाली दद सास कह रही हो, भाग जा। मेरी पोती की ज़िंदगी से मैंने गहरी सांस ली। मैं भी ना जब से उस होटल में आया हूँ, मेरा दिमाग भी अजीब सा हो गया है। ना जाने क्या लूल जुलू ख्याल आते रहते हैं। मैं फिर से उस मनहूस घर के सामने खड़ा था। आसपास कोई हलचल नहीं थी। मैंने सोचा क्यों ना इस घर के अंदर जाकर देखा जाए, शायद कोई सबूत हाथ लग जाए। मैंने सावधानी से वह गेट पार किया और उस गार्डन के अंदर घुस गया। वह चुपचाप से हल्के पांव से आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी देखा एक वही दरवाजे की देहरी पर 2 आंखें मुझे घूर रही थीं। वह एक काली रंग की बिल्ली थी, साइज़ में सामान्य से थोड़ी बड़ी थी, खाते पीते घर की लग रही थी। मेरे कदम उसको देखकर रुक गए। वह लगातार मुझे घूरे जा रही थी। हम दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था। देखकर लग रहा था कि उसको सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया है। मुझे ख्याल आया, जैसे इंसान कुत्ता पालते हैं वैसे ही यह भूत प्रेत बिल्ली पालते होंगे।
वह मेरी ओर आक्रामक मुद्रा में थी। मैं झुककर बैठ गया और मैंने तुरंत एक पत्थर उठाया और बिल्ली की ओर उछाल दिया। बिल्ली तेज़ आवाज़ में म्याऊ की आवाज़ करके घर के पीछे की ओर भागी। मैं भी उसके पीछे भागा और ये घर के पीछे बिल्कुल वैसा ही दरवाज़ा बना हुआ है जैसा कि घर के आगे, पर घर की ये साइड एकदम रंगा पुता और साफ था। इस घर के साइड कोई भी गार्डन नहीं था। आश्चर्य था, ऐसा मकान कौन बनवा है। मैंने घर के दरवाजे को खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने लगातार 3 बार दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, कौन है यहाँ? क्यों मरने आया है? भाग जा, वह आने वाली है, उसके आने से पहले भाग जा। मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो। फिर किसी बूढ़े की खांसने की आवाज़ आई और आधे रास्ते में दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही अजीब सी बदबू आ रही थी। वह एक बूढ़े इंसान थे जो अध खुले दरवाजे से झांक कर बोले, किससे मिलना है? मैंने कहा, मैं नायरा से मिलने आया हूँ। ये सुनकर बूढ़े की आंखें फैल गईं और गुस्से से बोला, किसने भेजा है? तुझे कोई नायरा नहीं रहती यहाँ? मैंने कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं नायरा का दोस्त हूँ। बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा, दोस्त है तो इतना भी नहीं मालूम कि नायरा मर चुकी है? मैंने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने झूठ का एक जाल फेंका, शायद बूढ़ा उसमें फंस जाए। बूढ़े ने कहा, तुमने जिसे देखा होगा वह नायरा की आत्मा होगी। उसकी आत्मा एक डैल में परिवर्तित हो गई। तुम्हें सलाह है कि उससे दूर ही रहना और इस बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। उसको ज़रा भी भनक लगी तो मैंने कहा, अभी कुछ दिन पहले तो मैंने उसको इसी ओर आते देखा था। मैंने उसको आवाज़ लगाई पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह इसी ओर आई थी तो मैं भी इसी ओर आ गया। उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ बस यही मकान बना था तो लगा इसमें पूछ लूँ। उस बूढ़े ने घर के अंदर नज़र डाली, शायद उस बुढ़िया की ओर देखा और फिर बोले, हम उसके चाचा चाची हैं। नायरा ने आत्महत्या कर ली थी। वह काला जादू करती थी और एक दिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और उसने फांसी लगा ली। तुम्हारा भी वही हाल करेगी जो उसने हमारा किया है। उसने हम पर कब्जा कर रखा है। हमारी उम्र उतनी नहीं है जितनी लग रही है। वह धीरे धीरे हमारी उम्र चूस रही है। उसने तुमसे हमें बात करते देख लिया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़े। यह कहकर उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। नज़र सामने गई तो देखा कि दीवार पर लगभग 4045 वर्ष की उम्र के जोड़े की एक तस्वीर लगी थी। पास की दीवार पर नायरा की एक तस्वीर लगी थी जिस पर माला चढ़ी हुई थी। मेरी नज़र नीचे गई तो वह बिल्ली उसके नीचे फर्श पर बैठी थी और मुझे घूर रही थी। मैंने उस बिल्ली को मुस्कुराकर देखा और फिर टफ लुक दिया और मन ही मन बोला, अपने आप को बड़ी सुमैन बन रही है। अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। शायद उस बिल्ली ने मेरे मन की बात सुन ली और मेरी ओर देखकर बोली, मैं आऊँ। मैंने अपनी नज़रें उस पर से हटा ली। वहाँ दीवार के सहारे लगी कुर्सी पर एक झुकी हुई औरत घूंघट डालकर बैठी थी। उसने अपना घूंघट ऊपर किया और मेरी ओर गुस्से से देखा और बोली, तुझे बोला था भाग जा, तू नहीं गया, अब तू भी मरेगा। उसने जिस तरह से कहा, कोई भी हो, डर जाता मेरे मुंह से निकला। जिन्हें मैं दर्द सांस समझ रहा था वह तो होने वाली चटिया सांस निकली। यह भी कोई उम्र थी उनकी, बूढ़ा होने की। मैं बिना कितनी भी सीरियस कंडीशन में हूँ पर कॉमेडी की आदत नहीं जाती। मैंने कहा, अच्छा जी, आप उस चुड़ैल को बिल्कुल भी मत बोलना। मैं आया था, मैं तो घूमने आया हुआ था तो बस गलती से यहाँ आ गया और अब मैं जा रहा हूँ। मैंने ना कुछ देखा और ना कुछ सुना है। मैंने ये सब इस तरह से कहा जैसे मैं बहुत डर गया हूँ। उस बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक उभरी और उसने कहा, भाग जाओ, वह थोड़ी देर में आने ही वाली है और इस बात का जिक्र अपने मन में भी मत करना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कहकर उसने गेट बंद कर दिया। मैं वहाँ से ऐसे भागा जैसे मेरी ट्रेन छूट रही हो। मैंने महसूस किया उस मकान की खिड़की से 2 आंखें मुझे भागते हुए देख रही थीं। मैं वहाँ से सीधे होटल चला गया। वहाँ जाकर रूम में ही चाय मंगाई और बैठकर सारी कड़ियों को जोड़ने लगा। मैं ध्यान में मग्न था। तभी मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजी। देखा तो माँ का कॉल था। माँ बोली, और बेटा कैसा है? घर कब आ रहा है तेरे लिए? मैंने एक लड़की देखी है। मैंने कहा, माँ अभी कुछ दिन लग जाएंगे, और बाकी हालचाल बताकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर मैंने चाय की चुस्की ली और मन ही मन सोचा, वहाँ माँ लड़की ढूंढ रही है और यहाँ मैं मजनू जासूस बनकर उनकी बहू ढूंढ रहा हूँ। माँ तो माँ होती है। अचानक से मेरे दिमाग में मेरे ही मोबाइल की रिंगटोन गूंजी। मेरी आंखों में अलग ही चमक थी। रात के 11 बजे थे। चारों ओर एकदम घुप अंधेरा। रोड पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। मैं हाथ में टॉर्च लिए उस सुनसान रोड पर चले जा रहा था।
मन में डर था, पर आदत से मजबूर में चले जा रहा था। कमरे में बैठे बैठे सोचते रहने से ज़्यादा अच्छा मुझे रिस्क लेना लगा। कब्रिस्तान के गेट के बाहर पहुंचते ही मेरे कदम एक बार ठटके, पर मैं हिम्मत करके कब्रिस्तान में घुस गया। मेरे हाथ में बस एक टॉर्च ही थी जो मेरा सहारा था। मैं कब्रिस्तान को पार करके बाउंड्री वॉल की ओर बढ़ रहा था। तभी मेरी नज़र एक कब्र पर गई। वहाँ हल्की सी रोशनी हो रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मैंने टॉर्च से देखा तो वहाँ आधी पिघली हुई मोमबत्ती जल रही थी और गुलाब के 5 फूल रखे हुए थे और पूरी कब्र को गुलाब की पंखुड़ियों से सजा रखा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। इतनी रात को किसने मोमबत्ती जलाई है? किसने इतनी सजावट कर रखी है? मैंने नाम पर नज़र डाली तो मैं चौंक गया। वह नायरा की कब्र थी। मैं सावधानी से कब्रिस्तान से बाहर निकल गया और उस मनहूस घर के पास पहुंचने से पहले ही टॉर्च बंद कर दी। मैं नहीं चाहता था कि रोशनी की वजह से मुझे कोई देखे। मैं उस गेट को पार करके वहाँ लगे पाइप की सहायता से उस मकान की दीवार पर चढ़ने लगा। थोड़ी सी मेहनत के बाद मैं उस मकान की दीवार पर चढ़ गया और सावधानी से जीने से मकान के अंदर उतर गया। पास वाले कमरे से 3 लोगों की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ बहुत हल्के से आ रही थी। एक जवान लड़की की आवाज़ आ रही थी। मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है। फिर कुछ गिरने की आवाज़ आई और बिल्ली के म्याऊ की आवाज़ गूंजी। मैं संभल कर वहाँ से हट गया। ज़रा सी आहट से मेरी जान पर बन सकती थी। मैं पीछे की ओर सरका और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। मैं किसी अंधेरी जगह पर आ गिरा था। ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मेरे लगी नहीं। मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो नीचे की ओर जा रही थी। पता नहीं मुझे क्या सूझा। मैं नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचकर देखा तो वह एक तल घर था। टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहाँ अजीब अजीब तरह के सामान रखे हुए थे जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। वहाँ की दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डाली तो एक पूरी दीवार पर वही डरावनी सी राक्षस की पेंटिंग बनी हुई थी। बाकी की दीवारों पर अजीब अजीब से मंत्र बने हुए थे। कमरे में एक कोने में एक लकड़ी का बोर्ड रखा था। कुल मिलाकर एक डरावना कमरा था। वो दिल के आकार का दिखने वाला लकड़ी का टुकड़ा था। इसमें पीछे की ओर सभी ओर घूमने वाले पहिए लगे थे। इसकी नोक की तरफ एक छेद था जिसमें पेंसिल लगी थी। कमरे के बीचों बीच एक गोल टेबल रखी थी। कुल मिलाकर एक डरावना कमरा था। मैंने कमरे में टॉर्च चारों ओर दौड़ाई तो देखा एक दीवार पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। उस पर लकड़ी के बेस पर पारदर्शी कांच का बना हुआ एक ताबूत रखा हुआ था। मैं उस प्लेटफॉर्म के पास गया और ताबूत पर रोशनी मारी तो मेरी आंखें फटकर बाहर आ गईं। उसमें एक लड़की की लाश रखी हुई थी। मेरी सब निडरता हवा हो गई। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, नायरा। मेरा दिमाग बस तरबूज की तरफ फटना बाकी रह गया था। नायरा तो कब्र में आराम कर रही थी, फिर उसकी लाश यहाँ क्या कर रही है? कितनी सुंदर लग रही थी वह। मरने के बाद भी फिर दिमाग में ख्याल आया कि उसको मरे हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, फिर भी कोई बदला नहीं। कुछ तो भेद है, या तो ये जिंदा है या चुड़ैल है या मर गई है। मेरा दिमाग भी अंधेरे में एकदम खुप हो गया था। उस ताबूत के पास ही एक कांच के बॉक्स में 3 गुड़िया रखी हुई थी। मैंने ध्यान से देखा तो एक गुड़िया की आंखें बंद थीं, एक गुड़िया की आंखें खुली हुई थीं और एक गुड़िया को कपड़े की साड़ी पहनाकर उसको किसी स्त्री का रूप दे रखा था। उन कपड़ों से बनी गुड़िया को देखकर मुझे किसी काले जादू का सा एहसास हुआ। किसी मूवी में देखा था कि बूढ़ू नाम का एक काला जादू होता है जिस पर जादू करना होता है उसकी गुड़िया बना देते हैं और उसकी जान गुड़िया में डालकर उस इंसान को अपने बस में कर लेते हैं। ये सब सोचकर ही सिरहन हो गई। मैं खड़ा खड़ा सोच ही रहा था, तभी मुझे लगा अचानक किसी ने मेरे कंधे पर आकर हाथ रखा। मैं घबरा गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई। आज तो बेटा गए काम से। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरे हाथ से टॉर्च छिटक कर ज़मीन पर गिर गई, पर उसमें से अभी भी रोशनी हो रही थी और कमरे में फैल रही थी। नायरा बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी हुई थी। मैं उछलकर एकदम उससे दूर खड़ा हो गया। मैं ज़ोर से चिल्लाया, पर यह क्या, मेरे गले ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी आवाज़ मेरे गले में दबकर ही रह गई। मन में ही आवाज़ निकली, नायरा की आत्मा। वह मुझसे थोड़ा सा दूर खड़ी हुई थी। इतने दिन से मोहब्बत मोहब्बत चिल्ला रहा था। आज जब मोहब्बत सामने आई तो आवाज़ बंद हो गई। ऐसा ही होता है मोहब्बत में। जिन्होंने की होगी उन्हें अच्छे पता होगा। जब सामने तुम आ जाते हो, क्या बोली क्या हो जाता है वह तो अच्छा है। साथ में दोस्त नहीं थे, वरना धक्का देकर बोलते जा, अकेले खड़ी है, कह दे अपने दिल की बात। मेरी सांसें अटक गई थी। पूरी कहानी में मैंने अपने आप को हीरो बना रखा था।
पर यहाँ आकर मेरी भी फट रही थी। वह लगातार मेरी ओर घूर रही थी और मैं डर में भी प्रेम के वशीभूत होकर उसको स्कैन किया जा रहा था। उसके बदन पर भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े थे जैसे उस ताबूत में रखी नायरा की लाश ने पहन रखे थे। मैंने मन ही मन सोचा कि ये लड़की कितनी एडजस्टिंग है, जो इतने साल से सिर्फ एक ही ड्रेस में काम चला रही है। माँ की चुड़ैल है, पर है तो लड़की ही। 2 साल में फैशन कहाँ से कहाँ आ गया, और यह है कि तब से उसी ड्रेस में काम चला रही है। मैं उसकी सादगी का कायल हो गया। उसने मेरी ओर देखा और एक अट्टहास के साथ गुस्से से बोली, तुझे इतना मरने का शौक हो रहा कि तू यहाँ भी चला आया? जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? मेरी आंखों में अपनी डरावनी आंखों को डालकर बोली, बोल क्यों आ है यहाँ पर? मैं घबराहट और डर के मारे हड़बड़ाने ही लगा। वह जी में उसने मुझे घूर कर देखा और फिर डरावनी सी हंसी में अट्ठा हंस किया और बोली, क्या जी राखी बंधवाने आया था क्या? जी से अब की बार मुझे गुस्सा आ गया। सब कुछ सह लूँगा, पर फीलिंग के साथ मजाक नहीं। मैं इसकी भूतिया फैमिली के संग एडजस्ट करने को तैयार हूँ, और यह तो मुझे भाई जोन में रख रही है। मैंने भी सोच लिया, मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, पर इसका भाई नहीं बनूँगा। मैंने उससे कहा, आप गलत समझ रही हैं, मैं राखी बंधवाने नहीं आया था, मैं तो फ्रेंडशिप। मेरा शब्द पूरा होने से पहले ही उसने अपने होठों पर अपनी उंगली रखी और बोली, चुप एकदम। अब एक शब्द भी मुंह से बाहर निकाला तो यहीं दफना दूंगी। फ्रेंड होने का ही लिहाज कर गई हूँ, वरना तेरी जगह अभी का कब्रिस्तान में होती। ऐसा बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसका सुंदर चेहरा अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में और भया भय लग रहा था। मैं इसका फ्रेंड कब बन गया? मेरे मन में एक पॉजिटिव सोच आई, या तो इसको गलतफहमी हो गई है, या यह भी मुझे फ्रेंड मान रही है। अब भी पुराने ज़माने की सोच वाली है, जो प्यार स्वीकार करने में कतरा रही है। फिर मेरे मन में आया कि ये मेरी फ्रेंड कब बन गई। पता नहीं, पगली ने शायद बस में देखा हो, तब से मन ही मन अपना फ्रेंड मान लिया हो। इतनी देर में वहाँ के माहौल में एडजस्ट हो गया था कि अब पहले जैसे डर नहीं लग रहा था। इतना तो मुझे लग गया था कि उसका मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वह प्यार तो करती है मुझसे, पर फैमिली प्रेशर की वजह से फ्यूचर ना होने के कारण मुझसे दूर हो रही है। वरना इतनी देर से मुझे ऐसे ही हंस हंस कर निहारती थोड़े ही रहती। मेरी यह गलत फहमी उसने ज़्यादा देर नहीं रहने दी। मुझे लगातार बेशर्म की तरह देखते रहने से उसको गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में एक ज़ोरदार लात उस टॉर्च पर मारी और टॉर्च बुझ गई और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और उसने एक ज़ोरदार तरीके से अपनी सीधे हाथ की हथेली मेरे लेफ़्ट साइड यानी दिल के ठीक ऊपर ऐसे मारी जैसे किसी के थप्पी मारते हैं। और तभी 2 हाथ मेरी गर्दन पर पीछे से पड़े और मैं होश खोता चला गया। मेरी आंखें मूंदी जा रही थी। मुझे एहसास हुआ उस कमरे में 2 लोग और मौजूद थे। मुझे ठंड सी महसूस हुई। मैंने अलसा कर अंगड़ाई ली और आंख खोली तो चारों ओर हल्का अंधेरा था। सिर के ऊपर पोल पर एक बल्ब जल रहा था। कुछ सेकंड लग गए मुझे समझने में कि मैं किसी खुली जगह पड़ा हूँ। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। चारों ओर नज़र घुमाई तो देखा कब्रिस्तान इधर का बोर्ड लगा हुआ था। तो क्या मैं सारी रात इस कब्रिस्तान के बाहर पत्थर के पास पड़ा हुआ था? मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैं उठा और अपने कपड़े झाड़े और फिर मेरे संग कल रात में हुई घटनाओं को याद करता चला गया। सारी घटनाएं रील की तरह मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मेरी गर्दन किसी ने दबा दी थी। मुझे मारने की कोशिश थी या फिर सिर्फ डराने की। मेरा सर अब भी घूम रहा था। मैं उसी पत्थर पर बैठ गया। थकान और नींद का असर अब भी सर पर था। मैं उठा और एक नज़र कब्रिस्तान के अंदर डाली तो पूरे कब्रिस्तान में अंधेरा था। बाहर ही एक पानी की टंकी रखी थी। उसके पानी से मैंने अपना मुंह धोया और फिर सोचा, ससुराल में तो घनी बेइज्जती हो गई है, अब मायके यानी होटल चलना चाहिए। मैं मरे मरे कदमों से वापस होटल की ओर चलने लगा। सच में उस टाइम ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे दुल्हन ने ऐन वक़्त पर फेरों के लिए मना कर दिया हो और बारात वापस जा रही हो। मैं किसी उदास दूल्हे की तरह उस सुनसान सड़क पर चले जा रहा था। थोड़ी देर बाद में होटल पहुंच गया। कमरा नंबर 2 103 के सामने से गुजरा तो मन में वह गाना गूंजने लगा, अब तेरे बिन जी लेंगे, हम झर जिंदगी का पी लेंगे। हम क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। मैं कमरे में घुसा और बिना कपड़े बदले पलंग पर कटे वृक्ष की तरह गिर गया। पूरी रात मुझे बस नायरा के सुहाने सपने आते रहे। सुबह आँख खुली तो देखा घड़ी 11 बजा रही थी। मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 8 मिस कॉल पड़े थे, जिसमें से 6 तो ऑफिस से ही थे और 2 माँ के थे।
मैंने कॉल बैक किया और उनको बोला, अचानक बुखार आने की वजह से आज मैं ऑफिस आने में असमर्थ हूँ। मैंने मन ही मन सोच लिया, अब इन सब आफतों से दूर हो जाऊंगा। लोग दिल टूटने पर शांति की तलाश में पहाड़ी समुद्री इलाकों में जाते हैं, पर मेरा तो दिल ही पहाड़ी में ही टूट गया था। मेरी ही मति मारी गई थी, जो एक चुड़ैल से दिल लगा लिया। अंदर से अजीब सा रोना आ रहा था। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो कभी ऐसा था ही नहीं। उस चुड़ैल ने मुझ पर ऐसा क्या जादू किया जो उसके प्यार में मेरी ऐसी हालत हो गई। उसने मुझे देवदास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह तो शुक्र है मैं शराब नहीं पीता था। मैंने माँ को फ़ोन लगाया और बोला, माँ आपकी याद आ रही है। और यह बोलकर रुहासा हो गया। माँ मुझे पहली बार इस तरह रुहासा देख समझ गई कि मामला प्यार का है और बोली, कौन है वह चुड़ैल जिसने तेरी ऐसी हालत की है। मैंने मन ही मन सोचा, माँ को कैसे पता चल गया कि वह एक चुड़ैल है। मैंने कहा, माँ कौन चुड़ैल। माँ बोली, मेरा मतलब है कौन है वह लड़की जिसने तेरी ऐसी हालत की है। मैंने कहा, कोई नहीं माँ, वह तो बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी, इसीलिए थोड़ा इमोशनल हो गया। आपसे बात हो गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ के काम निपटा कर अगले वीक आता हूँ और फिर तेरे लिए बहू देखने चलते हैं। मैंने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा। माँ ने कहा, हाँ बेटा जल्दी से आजा, तेरे लिए मैंने लड़की देख रखी है, बहुत अच्छी लड़की है। मैंने हमने जवाब दिया और फिर बात करता हूँ कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने कमरे में ही चाय का ऑर्डर कर दिया और मोबाइल पर ही उदासी भरे गाने लगा लिए, दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों जब यूं मुंह मोड़ना ही था। गाना पूरा ख़त्म भी नहीं हो पाया था। दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैंने गाना बंद करके गेट खोला। वेटर था जो चाय लेकर आया था। मैं बिस्तर पर बैठे बैठे ही चाय पी रहा था। चाय में चीनी कम थी। मैं उन चाय की चुस्कियाँ को ही शराब के कड़वे घूंट समझकर पीने लगा और कल रात की घटनाओं को याद करने लगा। मैं अपने जीवन में यह तारीख भूल नहीं पाऊंगा, 17 मार्च 2018। मैं मन में एक पॉजिटिव सोच रख रहा था कि उसने मुझे जान से क्यों नहीं मारा। वह चाहती तो मुझे उसी वक्त ख़त्म कर देती, पर उसने ऐसा नहीं किया। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के बीच भटक रहा था। अचानक कुछ सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाकी सब तो ठीक था, पर उसने मेरे दिल पर अपना हाथ बुरी तरह मारा। उसको यह नहीं करना चाहिए था। मैं अपने लेफ़्ट साइड यानी दिल की साइड पर हाथ रखकर सहलाने लगा। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरी ऊपर की जेब में कोई कागज़ रखा हुआ था। मैंने उत्सुकतावश उस कागज़ को निकाला और सोचने लगा कि यह कागज़ मेरी जेब में कब आ गया। मैंने उस कागज़ को निकाला और पढ़ने लगा। उस कागज़ पर लिखे शब्द पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें खुली रह गईं। मेरी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी, जैसे मेरे हाथ कोई खजाना लग गया हो। मुंह से एक ही शब्द निकला, हे भगवान। मैंने तुरंत होटल काउंटर पर फ़ोन करके उस वेटर को बुलाया और उससे सवाल जवाब किया। उससे मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला था। उसने मुझसे कहा, मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। वह घटना के कुछ समय बाद ही होटल में आया था। उसको सिर्फ उतना ही पता था जितना उसने सुना था। उसने मुझे होटल के एक पुराने वेटर से मिलाने के लिए कहा, जो काफ़ी समय से उस होटल में अपनी सेवाएं दे रहा था। इस वक्त कमरे में वह दोनों वेटर और मेड था। वह पुराना वेटर थोड़ा हिचकिचा रहा था। मैंने उसको विश्वास लिया और कहा, उसकी और मेरी बात इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी। मैं उससे सवाल कर रहा था और वह हर सवाल का जवाब दे रहा था। उसके हर जवाब पर मेरी आंखें छोड़ती जा रही थी। मैंने उससे पूछा, उस टाइम की घटनाएं सीसीटीवी में भी तो रिकॉर्ड हुई होंगी। उसने जवाब दिया, नहीं सर, उस वक्त तक होटल में सीसीटीवी नहीं था। इस घटना के बाद होटल की बदनामी हो सकती थी। स्टाफ का मामला था, इसलिए मालिक ने मामले को वहीं दबावा दिया। उस दिन के बाद से मालिक ने होटल में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। बहुत अच्छी लड़की थी साहब, उसके साथ बुरा करने वालों को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, कहकर उस वेटर की आंख में आंसू छलक आए। मैंने एक 500 का नोट उस वेटर की जेब में रखना चाहा तो उसने इनकार कर दिया और बोला, साहब नायरा को इंसाफ मिल जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी टिप होगी। मैं देखता रह गया उस वेटर को। वह दोनों मेरे रूम से बाहर चले गए और मैं उलझी हुई कड़ियों को सुलझाने में लग गया। तारीख थी 20 मार्च 2018। समय था रात के 11 बज रहे थे। चारों ओर अंधेरा था। एक अजीब सा सन्नाटा हो रहा था। करीब 7 साए उस कब्रिस्तान की ओर चले जा रहे थे। वह साए तेज चाल से पर सावधानी से चल रहे थे। अंधेरे में उन्होंने कब्रिस्तान में प्रवेश किया। वहाँ नायरा की कब्र को आज बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। उसकी कब्र के चारों ओर
मोमबत्तियां इस तरह जल रही थीं, उसकी कब्र को एक आकृति दे रही थी। पूरी कब्र को गुलाब के ताज़ा फूलों से सजाया गया था और इत्र की महक से पूरी कब्र महक रही थी। तभी वातावरण में अचानक से एक रोशनी 2-3 बार चमकी और बुझ गई। वो साहिब फिर से चलने लग गए और उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को पार किया और आगे बढ़ने लगे। इतने सन्नाटे में भी इतनी सावधानी में कदम आगे बढ़ रहे थे कि उनके कदमों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह सभी साइये सावधानी पूर्वक उस मनहूस मकान के उस काले गेट को पार करके उस मकान की दीवार पर पाइप के सहारे चढ़ने लगे। कुछ ही देर में सभी साए छत पर थे। वही कमरा आज कुछ अलग रंग में रंगा हुआ था। उस कमरे की 3 दीवार काले रंग से रंगी हुई थी। सिर्फ एक दीवार वैसी की वैसी थी जिस पर उस शैतान की पेंटिंग बनी हुई थी। फर्श भी आज गहरे काले रंग से रंगा हुआ था। बीच में रखी टेबल पर वहीं दिल के आकार का लकड़ी का बोर्ड रखा हुआ था। उस गोल टेबल के चारों ओर गोलाई में मोमबत्तियां जल रही थी। एक कुर्सी पर नायरा बैठी हुई थी, एकदम उदास सी, मंत्रमुग्ध सी, जैसे किसी ने संगीत हिमोइन सा बजकर 12 बजने का संकेत दिया। उन घंटों की आवाज़ ने वहाँ के वातावरण के सन्नाटे को अचानक से चीर दिया। बाहर से जानवरों के रोने की अजीब सी आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे कुत्ते और भेड़े मिलकर किसी बात का एक साथ मातम मना रहे हों। बीच बीच में उल्लू की आवाज़ उनके साथ ताल दे रही थी। तभी उस टेबल पर एक महिला की आवाज़ में किसी अजीब भाषा का मंत्र उच्चारित होने लगा और वहाँ की टेबल में अपने आप अजीब तरह से कंपन होने लगा, जैसे सिर्फ उसी टेबल व हिस्से में भूकंप आया हो। और उस टेबल पर रखे उस दिल के आकार के लकड़ी के बोर्ड में लगे पहिए हिलने लगे और इधर से उधर घूमने लगे। फिर उस बोर्ड के नीचे रखी पेंसिल अपने आप से हिलने लगी और उसके नीचे लगे कागज़ पर कुछ लिखने लगी। फिर एक महिला की सुरसुराहट भरी आवाज़ निकली। उसकी आवाज़ में अजीब सी खनक थी, कोई रहस्य भरी आवाज़ जैसी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर नायरा। उस महिला की आवाज़ जैसे ही बंद हुई, वह लकड़ी के बोर्ड के पहिए अचानक ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे, जैसे कोई तूफान सा आ गया हो। उस टेबल पर उस औरत ने उस कागज़ को पढ़ा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फिर ज़ोर से अट्ठा हंस करके बोली, तू जब तक मेरा काम नहीं करेगी तब तक तू ऐसे ही तड़पेगी। एक बार फिर से वह पेंसिल ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और उस कागज़ पर कुछ लिख दिया। उस औरत ने उस कागज़ को पढ़ा तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं और वह चिल्ला के बोली, किसी काम की नहीं है तू, मैं हूँ कि तेरा जन्मदिन मना रही हूँ और तू है कि बस बहाने बनाने में लगी है। उस औरत ने गुस्से में एक ज़ोर का अट्ठा हंस लगाया और चिल्लाकर बोली, मेरा काम नहीं करोगी तो तुम सब मरोगी। एक बार फिर से उस बोर्ड के पहियों में कंपन होने लगा और पेंसिल हिलने लगी और कुछ शब्द उस कागज़ पर उतर आए। अब की बार उस महिला का गुस्से का पारा आसमान छू गया। उसने अहंकार भरी आवाज़ में कहा, मेरी बिल्ली, मुझसे ही मैं आऊँ, मेरा काम कर, वरना तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा के लिए तड़पती रहेगी। बोल हाँ या ना, अब मैं तेरा और बोझ नहीं उठा सकती। मुझे मेरा काम चाहिए बस। और किसने कहा था तुझे फांसी लगाने को? तुझे तो मैंने वापस आने को बोला था, ज़रा भी सब नहीं कर पाई। अब ये बहाने बनाना छोड़ और मेरा काम कर दे। मैं वादा करती हूँ तुम सबकी ज़िंदगी मेरे हाथों में है, तुम सबको छोड़ दूँगी। अब की बार फिर से पेंसिल हिली और उस कागज़ पर कुछ शब्द बनते चले गए। शब्द थे, आप मेरा यकीन कीजिए, ऐसा संभव नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, वैसा यहाँ नहीं है। आपकी मंशा कभी पूरी नहीं हो पाएगी, आपका भ्रम है। प्लीज़ आप हम सबको छोड़ दो, मुझे मुक्ति दिला दो, इस कष्ट से मैं पल पल तड़प रही हूँ। उस औरत ने जब वह कागज़ पढ़ा तो वह गुस्से से लाल पीली हो गई। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरी सालों की मेहनत का ये नतीजा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उसने साथ में बैठे आदमी को इशारा किया। वो उठा और उस प्लेटफॉर्म के पास रखे कांच के बॉक्स को उठा लाया और उसने उस कांच के बॉक्स में से एक खुली आंखों वाली गुड़िया निकाली और सामने बैठी नायरा की ओर बहुत ही बहसी तरीके से देखा और एक दंत कुरेदी के आकार की लकड़ी को उस कपड़े की गुड़िया के उल्टे हाथ पर एकदम से चुभ दिया। सामने बैठी नायरा फड़फड़ाने लगी, उसके बाएं हाथ से खून बहने लगा और वह औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बोल, इसको भी भेज दूँ तेरे पास, फिर दोनों मिलकर मेरा काम कर दे देना। उस औरत के बोलते ही उस लकड़ी के बोर्ड के पहिए बुरी तरह से भड़क कर आने लगे और फिर से पेंसिल चलने लगी। उस औरत ने उस कागज़ को पढ़ा और उसके मुंह से निकला, तू नहीं मानेगी, सबकी सब मरोगी। उस औरत ने फिर से उस लकड़ी को उठाया और उस गुड़िया के पैर में चुभो दिया। दोस्तों, यहाँ अंत होता है वीडियो के भाग 1 का।
अगर आप भाग 2 सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो पर कम से कम 10,000 व्यूज़ करें। उसके बाद हम भाग 2 अपलोड कर देंगे।